इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से खर्चे स्वीकृत और कौन कौन से खर्चे अस्वीकृत होते हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस आर अलाउड एंड डिसअलाउड, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सारी बातों को पढ़ चुके हैं। अब आगे बता रहा हूँ, एक टॉपिक है वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत कटौतियाँ। कुछ खर्चे जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाए तो उसी परिस्थिति में अलाउड माने जाते हैं अंडर सेक्शन 43(8). इसमें 5 प्रकार के खर्चे आते हैं। करदाता द्वारा देय कोई कर, ड्यूटी अथवा सेस, टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। नंबर 2, कर्मचारियों को देय बोनस अथवा कमीशन। फिर प्रोविडेंट फंड में अंशदान, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज। और 5वां होता है कर्मचारी के खाते में जमा छुट्टी के बदले में देय राशि, लीव इनकैशमेंट। जो राशि रहती है ये वास्तविक भुगतान की दशा में ही कटौती योग्य माने जाते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन, जिसका अलग से आपका चैप्टर है मतलब बुक्स में अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। तो ह्रास के संबंध में जो प्रमुख प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला होता है ह्रास योग्य संपत्तियां कौन सी होंगी। तो ह्रास कुछ मूर्त संपत्तियों, टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर इत्यादि पर स्वीकृत होता है। और कुछ जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अमूर्त संपत्तियां, जैसे तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, विशेषाधिकार इत्यादि पर हमको प्राप्त होता है। इसकी शर्तें हैं। दूसरी, करदाता उन संपत्तियों का स्वामी होना चाहिए। यदि क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीदी गई है तो ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। किस्त भुगतान पद्धति पर खरीदी गई है तो ह्रास स्वीकार होगा। हमने पढ़ा है हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अंतर। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं होता तो नियोक्ता उसका मालिक नहीं होता है। और किस्त भुगतान पद्धति में जैसे ही पहली किस्त का भुगतान होता है तो नियोक्ता उसका मालिक हो जाता है, क्रय करने वाला, क्रेता। अब उसके बाद ध्यान देंगे पट्टे पर अथवा किराए पर ली गई संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन। जो संपत्ति किराए पर ली जाती है उस पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है, परंतु लीज पर लिए गए बिल्डिंग में यदि मान लीजिए किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर किराए पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय पर नियमानुसार ह्रास की कटौती मिलेगी। जैसे एक डॉक्टर ने भवन किराए पर लिया और उस पर 5 लाख रुपए खर्च करके एक नर्सिंग होम का निर्माण करवाया तो 5 लाख रुपए जो पूंजीगत व्यय होगा इस पर ह्रास स्वीकृत होगा। उसी प्रकार ऐसी संपत्ति जिस पर ह्रास स्वीकार होना है गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के अंतर्गत प्रयोग होना चाहिए और गत वर्ष के अंतिम दिन वह संपत्ति विद्यमान होना चाहिए, तभी ह्रास स्वीकृत माना जाएगा। संपत्ति का उपयोग व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाना चाहिए। एक पॉइंट आता है संपत्ति की वास्तविक लागत, रियल कास्ट ऑफ एसेट किसको कहा जाए। तो जितने मूल्य में हमने संपत्ति को क्रय किया है वो उसकी प्राप्त करने की लागत या कास्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स कहलाता है। ध्यान देंगे यदि इस संबंध में कोई राशि सरकार से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में मिली है तो उतनी राशि को संपत्ति की लागत में शामिल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति 5 लाख रुपए में क्रय की गई परंतु इसके लिए 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी मिली तो उसकी कास्ट 4 लाख रुपए मानी जाएगी, न कि 5 लाख रुपए। 1 लाख को माइनस करेंगे, लेकिन संपत्ति को लाने और लगाने के खर्चे संपत्ति की लागत में इसके अंतर्गत जुड़ जाएंगे। एक शब्द आपने पढ़ा होगा अपलिखित मूल्य, रिटन डाउन वैल्यू। तो पहले वर्ष में जो ह्रास कटता है वो एक्चुअल कास्ट पर कटता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लाख में संपत्ति खरीदी तो 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन काट दिए 50,000 रुपये, तो 4,50,000 रुपये अगले वर्ष के लिए रिटन डाउन वैल्यू या अपलिखित मूल्य इसके अंदर कहलाता है। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त की गई है तो उस संबंध में 2 नियम महत्वपूर्ण है। हमने 180 दिन से
यदि ज़्यादा उपयोग उस संपत्ति का हुआ है तो पूरा पूरा ह्रास स्वीकृत माना जाएगा। यदि संपत्ति का उपयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम समय तक हुआ है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का हाफ, सामान्य ह्रास का आधा ह्रास स्वीकृत होगा। जैसे मान लीजिए ह्रास की दर 15% है तो ऐसी संपत्ति पर 7.5% की दर से ह्रास स्वीकृत होगा यदि 180 दिन से कम समय तक उसका उपयोग हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अकाउंटिंग दृष्टिकोण से समय के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है, परंतु इनकम टैक्स पर्पस के अंतर्गत 180 दिन से अधिक या 180 दिन के कम समयावधि को देखा जाता है। उसके बाद नई मशीन अथवा प्लांट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन स्वीकृत होता है। गत वर्ष में खरीदे गए नए प्लांट और मशीन का उपयोग यदि 180 दिन से ज़्यादा समय तक किया गया है तो 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। यदि 180 दिन से कम उपयोग होता है तो 10% की दर से अतिरिक्त ह्रास स्वीकृत माना जाएगा। ये चीज़ें इसके अंतर्गत थोड़ा महत्वपूर्ण होती हैं जिनको हमको इसके अंतर्गत समझना है।